गुड मॉर्निंग एवरीवन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यह कथन सही नहीं है क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ना कि शोधन। कहने का मतलब ये है कि जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यह कथन गलत है। विशेषताओं का पूर्ण योग है। जितनी भी विशेषताएं हमारे अंदर मौजूद होती हैं, पहले से मौजूद होती हैं, वो वंशानुक्रम की वजह से मौजूद होती हैं। हमारे माता पिता के द्वारा या हमारे दादा परदादा के द्वारा या जितनी भी वंशावली पीढ़ियाँ चली आ रही हैं उनके द्वारा जितने भी जेनेटिक स्थानांतरण होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे अंदर जो भी गुण ट्रांसफ़र होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो वंशानुक्रम की वजह से होते हैं। और कुछ न कुछ हम देखते हैं कि हमें पूर्व जन्म के और हमारे जो पिछली जनरेशन के जितने भी लोग रहे होते हैं वो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि उनके कुछ गुण हमारे अंदर अवेलेबल हैं। तो वह जेनेटिक वंशानुक्रम की विशेषता होती है जिसे जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग कहा जाता है, ना कि शोधन। सहचर्य के नियम हैं समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम। सहचर्य का नियम, समापता का नियम, समानता का नियम, समीपता का नियम, वैषम्य का नियम। तो ये सहचर्य के नियम गेट्स के अनुसार क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जब हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं, कुछ अनुभव के द्वारा सीखते हैं, कोई भी बात है, तो उसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे अधिगम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आपने एक बार उसे टेस्ट कर लिया कि इसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। अब दूसरी बार आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो ये आपको पता कैसे चला कि वो आपको बेवकूफ़ बना? यह आपको अनुभव के द्वारा पता चला। आपने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, उसके द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया कि अब मुझे इसके प्रति अपना व्यवहार परिवर्तित कर लेना है और अब मुझे और मूर्ख नहीं बनना है। तो यह आपने व्यवहार परिवर्तन किया और अनुभव के द्वारा पहले सीखा, फिर अपने व्यवहार में परिवर्तन आप लेकर आए हैं। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म। मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना को नार्सिसिज्म कहते हैं, अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का उपयोग किया गया है। पौराणिक कथा में नार्सिसिस्ट नामक व्यक्ति अपने ही शरीर से प्रेम करता दिखाया गया है। इस तरह की भावना शिशु में उच्च होती है, तो स्वतः अपने आप से प्रेम करने की भावना को नार्सिसिज्म कहते हैं और शिशु में यह भावना उच्चतम स्तर पर देखी जाती है, प्रबल पाई जाती है। लेकिन अगर हम अन्य मनुष्यों में भी देखें तो सभी लोगों को खुद से प्रेम होता है और उनका अगर हम देखें, क्योंकि मायावश हमें कुछ पता नहीं होता, तो हम अपने शरीर से, इस माया रूपी देह से बहुत ही प्रेम करते हैं, चाहे वह कोई भी मनुष्य हो पृथ्वी का। सभी को अपने शरीर से बहुत ही प्रेम होता है। यह भावना न केवल शिशु में अपितु मनुष्यों में भी पाई जाती है कि उसे अपने शरीर से बहुत ही प्रेम होता है। तो मनुष्य की बुद्धि के आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना है। इसका सही आंसर है मार्स एवं विंगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरण होती है। देखिए, वंशानुक्रम के द्वारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरित हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो वातावरण द्वारा जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। यह अंतःक्रिया का फल है, जबकि वुड्सवर्थ क्या कहते हैं कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, और ये कह रहे हैं कि दोनों की अंतःक्रिया का फल है। तो मार्स और विंगो ने कहा है कि अंतःक्रिया का फल है और वुड्सवर्थ कहते हैं कि वंशानुक्रम एवं वातावरण
के गुणनफल का फल है। तो देख लीजिए डिफरेंस क्या है वुड्सवर्थ की डेफिनेशन में और मार्क्स और विंगो की डेफिनेशन में, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं यहाँ पर। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मन को कहा जाता है। पूरी आवृत्ति विवरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मन को केंद्रीवर्ती प्रमाण का मान कहते हैं, जिसमें माध्यिका, माध्य, माध्यिका, बहुलक आदि शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? जो अंतःकरण से, अपने अंतर आत्मा से, अपने अंदर से वह फील करते हैं और वहाँ से प्रेरणा उन्हें मिलती है, क्या सही नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं। ऐसा सोचना कि वे हमेशा सफल होंगे, यह सही नहीं है। ये चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, सही बात है। वे कार्य को आनंद का अनुभव करते हैं। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा दिखाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब उनको अंतःकरण से प्रेरणा मिलती है, अंतरात्मा से प्रेरणा मिलती है, तो हर चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में सफल हो जाते हैं और कार्य को करना पसंद करते हैं। ये कार्य को करने में आनंद का अनुभव करते हैं और कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा दिखाते हैं। यदि किसी बालक द्वारा स्वयं का कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है तो वह बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। इस तरह के बालक प्राय चुनौतीपूर्ण कार्य करते समय आनंद उठाने, कठिन कार्य में उच्चतर स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करने की विशेषता पाई जाती है। इस तरह के बालक हमेशा सफल हों यह आवश्यक नहीं। देखिए क्या कहा गया है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? रूसो के द्वारा। रूसो के अनुसार बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में स्थान है बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। वर्तमान समय में बालक केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत एवं निर्धारित की जाती है। धन्यवाद।